नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारतीय संविधान के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसद के संबंध में लाई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस टेस्ट सीरीज में साथियों मेरे द्वारा 15 ऐसे प्रश्न लाए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 और कभी-कभी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं वे 15 क्वेश्चन, जिसके अध्ययन के माध्यम से आप इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 552। ठीक, आर्टिकल आपके 81 में स्पष्ट रूप से लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, और यह बताया गया है कि लोकसभा जनता की सभा है और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। कैसे? 530 राज्यों के 20 संघ शासित प्रदेश के और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 81 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। साथियों आज आप बेयर एक्ट से आर्टिकल 81 और आर्टिकल 33(1) जरूर देखेंगे। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, और इस आर्टिकल का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपके अध्ययन के साथ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे मात्र इस 2 आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10, और इसका प्रावधान साथियों आर्टिकल 100 में दिया गया है। आप बेयर एक्ट के अनुच्छेद में देखेंगे 100 में कि कैसे उसमें बताया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम अर्थात गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। और ये चीज़ आप आर्टिकल के माध्यम से पढ़ते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बार बार मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप अवश्य ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट का जरूर अध्ययन करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका सही हो। ये भी क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही पूछा गया है। साथियों अभी तक आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऐसी स्थिति में भी इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थात उपाध्यक्ष को। कई बार क्वेश्चन आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन ये बन सकता है या बन भी चुका है साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यदि लोकसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और आप अवश्य ही संसद का जो आज टॉपिक टेस्ट सीरीज के रूप में मेरे द्वारा लाया गया है, इसकी तैयारी आप सुभाष कश्यप की पुस्तक भारतीय संसद से जरूर अध्ययन करेंगे, और साथ में बेयर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व सदन के सामान्यतः जो सबसे वरिष्ठ सदस्य उनको होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, मात्र उसका यही एक कार्य होता है। और अवश्य ही साथियों, जब भी आम चुनाव होता है तो आपको यह अवगत होना चाहिए कि कौन इस समय प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन। कैसे द्वितीय वाचन? विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, और द्वितीय वाचन के क्रम में विचार विमर्श विधेयक पर किया जाता है। इस तरह उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन। और ये भारतीय संसद जो कि मैं बताई हूँ सुभाष कश्यप, उसमें बहुत ही अच्छे से प्रथम वाचन द्वितीय वाचन के बारे में बताया गया है। तृतीय क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं आदि। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन के साथ मैं आज आप सभी को 3 आर्टिकल याद करवाती हूँ। आर्टिकल आपका पहला है 79, दूसरा है 80 और तीसरा है 81। सबसे ऊंचा क्या है? संसद, अर्थात संसद। ठीक है, तो संसद आपका हो गया 79, फिर आ गया राज्यसभा, फिर आया आपका लोकसभा। तो साथियों, ये जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह बताना चाहती हूँ कि ये रहा संसद। इस आर्टिकल को जो मैं बता रही हूँ उसे ज़रूर अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा,
और ये रहा लोकसभा। ठीक, 79 में क्या है आपका संसद, 80 में क्या है राज्यसभा, 81 में क्या है लोकसभा। राज्यसभा को 80 में क्यों है, क्योंकि ये उच्च सदन है। 81 में कौन सा है, लोकसभा, जो कि निम्न सदन है। ठीक है, इस प्रकार से इस तीनों आर्टिकल को आप अच्छे से याद करेंगे। लोकसभा के सदस्य कैसे मनोनीत होते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं, उनका क्या अवधि होता है, उनका क्या कार्यकाल होता है, उनका उम्र क्या होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, इसी प्रकार से राज्यसभा की अवधि क्या होती है, सब कुछ आपको इस टॉपिक से क्लियर करने ही करने हैं। संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये कभी इसका विघटन नहीं होता है, जिसके कारण राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। साथियों, आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ 2 चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहले तो राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष। ठीक, दूसरा, राज्यसभा के सदस्य की सेवा समाप्ति कैसे होती है, मतलब कि वो सेवानिवृत्त कैसे हैं होते, क्योंकि इसके जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते, 1/3 और प्रत्येक 2 वर्ष। ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। आप कभी भी इससे क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहले ये स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि राज्यसभा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, जब तक आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी स्टडी नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 30 वर्ष। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी को 2 होमवर्क दे रही हूँ और वो है लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है और पंचायती राज में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। अवश्य ही इसको आप ढूंढिए और देखिए, और किस आर्टिकल में प्रावधान है ये भी ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 6 महीने। ठीक है, आर्टिकल 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद बनती है।
जैसा कि अभी मैं आप सभी को 3 आर्टिकल तैयार कराई थी, 79, 80 एंड 81। तो देखिए आर्टिकल 79 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस तरह इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका सही आंसर होगा बिना किसी राज्य की सहमति से, अर्थात ऑप्शन डी। साथियों, यह संविधान के भाग 11 में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 253 में उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ समाहित है। साथियों, जो भाग 11 है संविधान का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे जो विधायी शक्तियों का वितरण है उसके संबंध में। विधायी शक्तियों का वितरण जो भाग 11 में है वो 245 से लेकर 255 तक है। 245 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में उल्लेख है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, और इसी आर्टिकल का प्रयोग करके हाल में कई न्यायालय को बनाया गया है। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में पूछा गया, जो कि आर्टिकल 248 में है। 249 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत, जिसमें लिखा गया है कि और प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति, अगर लगता है कि राष्ट्रीय हित में कोई विधि बनाना है तो 249 का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 250 का प्रयोग करते हुए यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में से विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद को शक्ति मिल जाती है। जबकि 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के संबंध में प्रावधान किया गया। 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। साथ ही अभी जो भी आर्टिकल मेरे द्वारा भी आप सभी के बीच बताया गया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और अवश्य ही उसको आज बेरिक से पढ़िएगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए?
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर। ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो साथियों, इस आर्टिकल को आप ज़रूर बेयरक्ट से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन सही करेंगे। और इसी के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिसको मैं बताती हूँ, जिसे आप ज़रूर बेयरक्ट से पढ़ेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110, धन विधेयक की परिभाषा। कई बार क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो उत्तर हो जाएगा 110। क्वेश्चन आता है कि विधेयकों पर अनुमति से संबंधित आर्टिकल का अनुच्छेद 111 अर्थात 111। वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल के तहत है, तो 112। 113, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान के बारे में प्रावधान किया गया। और 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। साथ ही ये जो भी आर्टिकल मेरे द्वारा बताए गए हैं उसको ज़रूर आप बेरट से पढ़ेंगे। साथ में सुभाष कश्यप के जो संसद के किताब से ये सारे जो भी बताए गए हैं, विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, प्राक्कलन के संबंध में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान क्या होता है, लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है, ये सभी चीज़ आप ज़रूर जानेंगे, क्योंकि कई बार इस टॉपिक से मिलान के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से कई बार निश्चित रूप से आपको तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन को करना ही करना होगा। साथियों, तारांकित क्वेश्चन, पहले तो मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने रखती हूँ, फिर व्याख्या इसका करूँगी। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी, अर्थात उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न में तारांक लगे होते हैं और माननीय सांसद विधायक जो होते हैं वो तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक देते हैं। तो जिसका ये प्रश्न होता है तो उनको अधिकार होता है कि वो इसके बारे में पूछ सके मौखिक अन्य भी उत्तर, जिसके कारण पूरक प्रश्न की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी के बीच में तमाम 15 क्वेश्चन आप सभी को उपलब्ध कराए गए, जिसके माध्यम से आप सभी इस टॉपिक के बारे में जान सकें, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे इसका अध्ययन करना है, ये सभी कुछ बताए जाने का प्रयास किया गया। अवश्य ही आप सभी जो स्ट्रेटजी बताया गया, कैसे कैसे आप हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक को कैसे कवर करें, उसको ज़रूर आप फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से साथियों, आप 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से सही ही करेंगे। ये जो टॉपिक है दिखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन है बहुत कठिन। क्वेश्चन इससे काफ़ी विश्लेषणात्मक पूछा जाता है, ठीक। और जब तक आपका इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक साथियों आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। चूँकि माइनस मार्किंग भी आपकी परीक्षा में, अतः हर एक क्वेश्चन का सही उत्तर दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस टॉपिक के अध्ययन के लिए 3 पुस्तकों को पढ़ेंगे। पहला, भारतीय संविधान का बेयरक्ट, दूसरा लक्ष्मीकांत अथवा डी बसु, और जो तीसरा पुस्तक बताने वाली हूँ वो आप पढ़ेंगे भारतीय संसद, सुभाष कश्यप का। साथियों, निश्चित रूप से आपकी तैयारी इस टॉपिक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और साथियों, जब आप
ये पढ़ाई कर ले तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड उसको ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आप क्वेश्चन मैक्सिमम क्लियर कर सके, जान सके, पैटर्न को भी समझ सकें। चलते चलते साथियों एक संदेश देना चाहती हूँ, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आप अवश्य ही अच्छी किताबों पर भरोसा रखें, अच्छी किताबों को ही पढ़ें, ताकि आप कभी भी दिग्भ्रमित ना हो। सदैव ही अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप सही दिशा में आगे बढ़ें, ताकि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।